नमस्कार, मेरा नाम है लालजीत यादव। मैं आप सभी लोगों को आज यूपीपीएससी और यूपीएससी के अंतर्गत मैथ सीसैट के पोर्शन के अंतर्गत जो आता है उस टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, आप सब तैयार रहिए। यहाँ पर मैं संक्षेप में सबसे पहले थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं। तो परिचय के संदर्भ में आप ये जान लें कि मेरा नाम है लालजीत यादव। जहाँ तक हमारी इस कोचिंग कैरियर की बात है तो 2008 से हमने इस जर्नी को स्टार्ट किया, यानी आज की तारीख में 15 साल से भी एक्स्ट्रा हो गया पढ़ाते। इस पढ़ने पढ़ाने के दौरान हमने जिन चीज़ों को जाना है, समझा है, विद्यार्थियों की अच्छाई और कमजोरी दोनों को, तो मैं आपको इतना यकीन दिलाऊंगा कि अगर आप हमारे साथ सीसैट की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको बता दूं सीसैट पोर्शन में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं उनको बहुत ही आसान तरीके से हल करना हम आपको सिखाएंगे। आज के सेशन में चूंकि हमारी पहली क्लास है तो हम सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक प्रॉपर टॉपिक लेकर के एक एक चीज़ आपको समझाएंगे। चाहे जितना टफ सवाल आएगा मैं बहुत आसान तरीके से उसको सिखाऊंगा। बेसिक टू एडवांस लेवल मेरा अप्रोच होगा। जब मैं आपको क्लास कराऊंगा तो अपनी क्लास के दौरान आपको इतना बता दूं कि हम आपको पूरी क्लास का पीडीएफ या ऑफलाइन मोड में सारे नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, यानी आपको यहाँ पे क्लास नोट मिलेगा। तो क्लास नोट हम आपको देंगे। क्लास नोट के साथ साथ सभी टॉपिक का हम आपको मॉक टेस्ट कराएंगे और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे, क्योंकि किसी भी कंपटीशन को बीट करने का सबसे आसान उपाय है कि हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेहतर होना चाहिए। इसके अलावा आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप हमसे तुरंत पूछ सकेंगे, हम आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि मैंने राव आईएएस, द काउंसिल सहित वर्तमान में कीर्तिमान एकेडमी और मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना प्रतापगढ़ में कार्यरत हूँ। स्टूडेंट्स, तो आइए हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। आपको बहुत मजा आएगा, चीज़ें आप समझ भी पाएंगे। अगर आपने रेगुलर मेरे साथ 1 से 2 घंटे भी स्टडी कर ली है तो यकीन मानिए मैथ्स की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी जिसे आप आसानी से सॉल्व ना कर लें। इस क्रम में आइए सबसे पहले जरा हम सिलेबस के बारे में आपसे बात करें कि वास्तव में हमारा सिलेबस क्या। कहा जाता है वेल बिगैन इज हाफ डन, यानी अगर किसी काम की हम सही शुरुआत करें तो समझिए कि आधा काम अपने आप पूरा हो गया। तो फ्रेंड्स, आइए सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। इस सिलेबस में सबसे पहले हम जो आपको डिस्कस करेंगे गणित एक सामान्य परिचय, यानी मैथ्स और जनरल इंट्रोडक्शन, यानी बेसिक मैथ। जब भी हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे, खासतौर पे मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ इस वक्त, तो मैथ में सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए कि क्या कुछ है, यानी बॉडमास का रूल, सारी बातें। मैं अभी टॉपिक के नाम डिस्कस करके आपको सब चीज़ें एक चीज़ अभी सिखाऊंगा कि बेसिक में बॉडमास का रूल क्या है, पक्षांतर कैसे करोगे, साइड चेंज कैसे करना, लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है या स्क्वायर कैसे निकालना है, इस सारी बातें एक बार मैं सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस दिखा देना चाहता हूं। तो स्टूडेंट, पहला टॉपिक हम लेंगे बेसिक मैथ्स में। इसमें जितनी भी आपकी बेसिक प्रॉब्लम है, चाहे वो बॉडमास का रूल होगा, चाहे आपको फ्रैक्शन को चेंज करने का रूल होगा, या फिर चाहे आपको स्क्वायर निकालने की जरूरत पड़ेगी या फिर क्यूब की जरूरत पड़ेगी, ये तमाम जो छोटी छोटी बातें इस पर हम डिस्कस करेंगे बेसिक मैथ्स में। अगला आपका जो बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है परसेंटेज यानी प्रतिशतता के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे भिन्न एवं दशमलव भिन्न यानी फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को करना है एलसीएम एंड एचसीएफ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक छोटा सवाल जल्दी से याद आ गया, मैं आपको बता दूं। आगे हम टॉपिक में सब कुछ बहुत ही डिटेल में करने वाले स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए किसी ने कह दिया कि भाई 0, 1, 2, 3 का एलसीएम फाइंड कीजिए। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप गलत कर जाओगे। यहाँ पे बेसिक स्टूडेंट क्या आंसर कर सकता है कि नहीं सर इसका आंसर 6 आएगा, ऐसा कुछ दे सकता है, या फिर कोई 0 दे सकता है। बट ये दोनों ही रॉन्ग आंसर होगा। आपको जानना पड़ेगा कि एलसीएम का मतलब क्या है। एलसीएम का मतलब होता है वह लीस्ट नंबर या छोटी से छोटी संख्या जो कि दी गई सभी संख्याओं से टोटली डिवाइड हो जाए, यानी पूर्णतः विभाजित हो जाए। सो स्टूडेंट, यहाँ पर गौर कीजिए। तो अगर आपने आंसर 6 किया तो भी आप रॉन्ग हो, क्योंकि अगर 6 को 0 से डिवाइड करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव आ जाएगा भाई, जो कि संभव नहीं है। अगर आप आंसर 0 करते तो 0/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तब भी आप रॉन्ग हो जाओगे। यानी आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर गलती से भी चाहे एलसीएम फाइंड करना हो चाहे एचसीएफ फाइंड करना हो
अगर वहां पर जीरो आ गया या फिर कोई नेगेटिव नंबर आ गया तो उसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही नहीं निकाला जा सकता, यानी ज्ञात नहीं कर सकते, अर्थात वो है नॉट डिफाइंड। तो ऐसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातों को हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ में। आगे हमारे पास में है स्क्वायर और यानी वर्गमूल, घनमूल यानी स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, हम कहेंगे एसआर और सीआर। बस एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं, जैसे मान लिया कि आपको कह दिया गया कि भाई 85 का जरा आप स्क्वायर हमें बता दें। स्टूडेंट आपको कुछ भी नहीं करना है, 5 का 25 होना ही होना है, ये 8 है, नेक्स्ट नंबर बोलिए कितना होगा 9, तो 8 9 जा 72, 8 9 72 और 5 25 25, लो जी आपका आंसर हो गया। टॉपिक में हम बहुत ही आसान तरीके से आपको वर्ग, वर्गमूल, घनमूल सब सिखाएंगे। अब जरा सोचो कि कोई इस तरह का सवाल बोल दे कि कुछ लड़के लड्डू लेने के लिए पंक्तियों में खड़े हैं, यदि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही लड़के प्रत्येक पंक्ति में खड़े हों और उतने ही लड्डू प्रत्येक लड़के को दिए जाएं तो कुल 24,389 लड्डुओं की आवश्यकता होती है। बता दो प्रत्येक लड़के को कितने लड्डू मिलते हैं। सो फ्रेंड्स याद रखना, जितने उतने जितने, अगर सेम वर्ड 3 टाइम्स रिपीट होता है तो हमेशा वो नंबर जो होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है भाई, क्यूब होता है। क्या? क्यूब यानी घन। वहां से कोई एक फाइंड करना है, चाहे पंक्ति, चाहे लड्डू, चाहे लड़कों की संख्या, तो सीधी बात आप वहां क्यूब रूट निकालिएगा, झट से आंसर आ जाएगा। कैसे निकलवाऊंगा? कुछ नहीं करना आपको, राइट हैंड से 3 अंकों का पहला ग्रुप बना लेना है। आप कहते हो नहीं दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये दोस्ती हम तुरंत ही तोड़ेंगे, इनको कट मार देना है। यहाँ 9 से सीधे 9 आपको ला के रख देना होगा स्टूडेंट्स। इसके बाद इतनी बात जान लीजिए कि 24 है, ये किन दो नंबर के क्यूब के बीच में पड़ेगा, तो नो डाउट 2 और 3 के क्यूब के बीच में पड़ेगा। सो यहाँ से 2 बैठा दें और 29 आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो ऐसे बहुत अच्छी बातों को हम डिस्कस करेंगे इस वर्गमूल और घनमूल टॉपिक में, क्योंकि मैथ्स को पढ़ने के लिए इन तमाम चीज़ों की हमें बार बार जरूरत पड़ती है। इसके बाद घातांक एवं करणी, इंडिसेस एंड सर्ट्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम सारे रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल आपको ऐसे ही बता दूं कि जैसे कहीं पर अंडर रूट लिख दिया गया है 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट लिख दिया गया है 20 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटिव टाइम्स सॉल्व करना है। कुछ भी नहीं करना है स्टूडेंट्स, बस इस 20 को पकड़ लेना है, इसके 2 फैक्टर कर देना है जिनके बीच में 1 का डिफरेंस होता हो, तो इसमें एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर लेना है। तो अगर हम 5 × 4 कर दे 24 आएगा। 5 और 4 में लार्जेस्ट कौन है, बड़ा कौन है, 5 है, तो नो डाउट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 5। कैसे होगा हम क्लास के दौरान 3 तरीके से आपको डिटेल में समझाएंगे, फिर आप ऐसे सवाल को फटाफट सॉल्व करते चले जाएंगे। तरीका तो ये भी है कि 20 में कितना जोड़ दें कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए तो 5 सीधे आंसर हो जाएगा, करने की कुछ भी जरूरत नहीं होगी। तो ये आपका टॉपिक होगा। अगला अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट, तो हमारे पास में नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब संख्या पद्धति में मैं आपको बताऊं कि हम सारा जानेंगे, छोटे छोटे डिजिट क्या होता है, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, जितने भी नंबर्स हैं उनके बारे में जानेंगे। कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर यानी क्रमागत संख्याएं क्या होंगी उनके बारे में जानेंगे। फिर हम स्थानीय मान, जातीय मान, फिर मॉड्यूल्स यानी मॉड क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ये तमाम डिटेल, लार्जेस्ट नंबर, लीस्ट नंबर, सभी क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट जरा हम सिलेबस पे आगे बढ़ते रहें आपको, तो जो अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। फिर हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का एक छोटा सा सवाल आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई भी राशि है 5 वर्षों में स्वयं की 4 टाइम्स यानी 4 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह राशि स्वयं की 64 टाइम्स यानी 64 गुना हो जाएगी। अब इतने प्यारे से प्रश्न को अगर लगाना है तो क्या करेंगे, बिल्कुल आसान सा तरीका आप यहां पे जानिए। अब देखो कैसे करना है कि अगर भाई 5 वर्ष में कोई राशि कितनी हो जाती है 4 टाइम्स यानी 4 गुना, तो कितने समय में खुद की 64 गुना हो जाएगी। स्टूडेंट कुछ नहीं करना, 4 की इतनी पावर लगा दो 64 आ जाए, 4 चौक 16 चौक 64, बस इस 5 के इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 या 15 वर्ष से आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक टफ चैप्टर लोगों को लगता है, लेकिन हम परसेंटेज को डिटेल में करा के आपको इतने आसान तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग करेंगे कि आपको यकीन मानिए मजा आ जाएगा और एक एक क्वेश्चन आप बड़े कॉन्फिडेंस से लगा पाएंगे। स्टूडेंट आगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास आएगा रेशियो एंड प्रपोर्शन, जो अपने सिलेबस में है उसको जाने। नेक्स्ट है हमारे लिए
प्रॉब्लम्स आने, उम्र संबंधी को हम लोग पढ़ेंगे, फिर पार्टनरशिप है, फिर मिश्रण है, मिक्सचर और एलिगेशन है, बहुत मज़ेदार है, मिलावट, कालाबाजारी, सब कुछ यहीं पर हम लोग करने वाले हैं। फिर एवरेज वाला टॉपिक आपके सिलेबस में शामिल है। नेक्स्ट हम लोग के पास है टाइम एंड वर्क है, फिर नल और टंकी यानी टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, फिर हम लोग करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेन्स यानी रेलगाड़ी के बारे में। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें है स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव एवं धारा। आगे बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है समांकों का विश्लेषण यानी DI। यहाँ पर आके हमारा अर्थमेटिक का हिस्सा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर कुछ एडवांस के सेक्शन है जिनको हम डिस्कस करेंगे। जहाँ तक बात ज्योमेट्री की है तो ज्योमेट्री का हिस्सा अगर हम बात करें सिविल सेवा के दृष्टिकोण से, वनडे की परीक्षाओं में तो बहुत ही डिटेल ये टॉपिक है, लेकिन सिविल के बारे में बात करूँ तो सिर्फ PCS UP PCS के सिलेबस में शामिल है, यानी ये IS के सिलेबस में शामिल नहीं है। बाकी वनडे में तो है ये टॉपिक सिर्फ PCS सिलेबस, लेकिन ये टॉपिक आपका IS और PCS दोनों में है। यानी मेंसुरेशन वाले पार्ट में हम लोग पहले हिस्से में 2D यानी 2 डायमेंशनल डायग्राम के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे एरिया एंड पेरीमीटर की। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन का ही अगला पार्ट, जिसमें हम लोग मेंसुरेशन के अंतर्गत वॉल्यूम्स के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी ये आयतन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें घनाभ, घन, गोला, बेलन, शंकु, छिन्नक यानी क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, इस तरह के फ्रस्ट्रम, ये तमाम जो आकृतियां हैं जिनके बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इसके बाद स्ट्रेंथ्स, ये DI 2 बार टाइप हो गया, कोई बात नहीं है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग करेंगे हमारे सिलेबस में है वो एलजबरा है, एलिमेंट्री एलजबरा है। अगर एलिमेंट्री एलजबरा की बात कर रहे हैं तो एलिमेंट्री एलजबरा हमारे पास है सिलेबस में। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जो बेसिक आपके फार्मूले होंगे, चाहे वो आपने पढ़ा होगा संबरक का नियम, साहचर्य का नियम, निरसन का नियम, वितरण का नियम, यानी ये सारे रूल्स हमें जानने हैं। फिर जो हम लोग करते हैं A+B का होल स्क्वायर, A-B का होल स्क्वायर, A+B का क्यूब, A क्यूब प्लस B क्यूब, ऐसे जो तमाम छोटे छोटे फार्मूले हैं उन पर जुड़े हुए एक अच्छे लेवल की क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री एलजबरा के अंतर्गत। स्टूडेंट अगला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस का, एक है क्रमचय संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, NPR एंड NCR, हम डिटेल में इस पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा होगा प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, बहुत ही मजा आएगा आपको इस टॉपिक में। तो स्टूडेंट ये आपका कंप्लीट सिलेबस है मैथ्स का, जिसको हम लोग बहुत आसानी के साथ क्लास भी कर लेंगे, होमवर्क भी कर लेंगे और साथ ही साथ मॉक भी करेंगे और PYQ भी करेंगे। इतना सा काम अगर आपने कर लिया तो यकीन माने कि बहुत इजीली आप मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देर किस बात की, आइए ज़रा कुछ बेसिक बातें समझाते हुए आपको आगे लेके चलता हूँ। अगर आगे बढ़ना है तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों को एक टॉपिक जो कि अर्थमेटिक की रीढ़ है या इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है परसेंटेज यानी प्रतिशतता, उसके बारे में थोड़ी आपको जानकारी दूं, कुछ क्वेश्चन करें जिससे आपको ये अंदाजा हो जाए कि हम लोग क्लास को कैसे करेंगे या मैथ्स आप कैसे सीख पाएंगे। क्या आप तैयार हैं? बहुत बढ़िया, चलिए भाई। परसेंटेज की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, आइए जरा उनको समझा दूं। जब भी बात होती है प्रतिशत की तो आप देखिए मैथ्स जो कि पढ़ रहे हैं तो प्रतिशत से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन्हें आप समझ लें। जैसे सबसे पहले अगर मैथ्स को पढ़ना है स्टूडेंट तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हम मैथ्स को पढ़ते हैं तो हमारी मैथ्स के 2 साइड होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं भाई LHS लेफ्ट हैंड साइड, दूसरे को RHS यानी राइट हैंड साइड। आवश्यकता के हिसाब से लेफ्ट की चीज़ें हम राइट ले आते हैं और राइट की चीज़ों को हम लेफ्ट लेके आते हैं। कोई भी चीज़ अगर प्लस है तो इधर लाने पे माइनस होगी, माइनस लेके आएंगे तो प्लस होगा, मल्टीप्लाई को लेके आएंगे तो डिवीज़न होगा और डिवीज़न को लेके आएंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगा। ये तो पता है आपको, कोई बात नहीं। रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा का नियम क्या होता है, 10 सेकेंड इसे भी समझ लें कि अगर कहीं पर भी हमने प्लस इंटू प्लस किया, सेम साइन है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा यानी प्लस आ जाएगा। अगर स्टूडेंट माइनस इंटू माइनस दोनों सेम है तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव यानी प्लस आएगा।
अगर पहला प्लस है दूसरा माइनस है तो माइनस आएगा, पहला माइनस दूसरा प्लस है तो बराबर में माइनस आएगा। ये बात आपको क्लियर है। इसी प्रकार से याद रखिएगा आप लोग, आपको ये याद रखना है कि अगर कहीं पर भी जीरो को हमने 1 से भाग कर दिया तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। दूसरी बात याद रखिएगा 1 को अगर हमने 0 से किया तो इन्फिनिटिव यानी अनंत होगा। तीसरी बात याद रखिएगा कि अगर हमने कहीं पर भी 0/0 कर दिया स्टूडेंट्स तो ये आएगा नॉट डिफाइंड या अपरिभाषित आएगा। ये बेसिक बातें जो आपको जानना चाहिए। इसके अलावा अगली बात जो आप सबको जानना चाहिए वो ये है कि रूल ऑफ फ्रैक्शन, जो भिन्नात्मक संख्याओं के परिवर्तन का नियम। स्टूडेंट पहले रूल के बारे में बात करता हूं। जैसे कहीं लिखा 1/2 डिवाइडेड बाई 3/4 कैसे चेंज करेंगे भाई। सेकेंड कॉन्सेप्ट को जानो, अगर 5 है डिवाइडेड बाई 3/7 तो क्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट को जानो, अगर कहीं पर लिखा है 3/8 डिवाइडेड बाई 5 है तो क्या होगा। आपको एक बात यहां बता दूं कि इसका पहला हिस्सा डोंट टच, यानी इसको जैसे लिखा वैसे लिख दो। तो जैसे लिखा वैसे आप लिख देंगे, यानी ये आपका हो जाएगा 1/2 है तो 1/2 ही रहेगा। तो यानी ये बराबर आपका 1/2 का 1/2 ही रहेगा। बस ये 5 है तो 5 ही रहेगा, ये 3/8 है 3/8 ही रहेगा। बस इतना करना कि अभी आपने सीखा है कि डिवीजन को अगर आप चेंज कर रहे होंगे तो डिवीजन चेंज होके क्या बन जाता है भाई, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। जस्ट इसका रिवर्स या रेसिप्रोकल है। तो यहां पर भी आप याद रखें, ये इसका डिवाइजर है, भाजक है, बस इसी को उल्टा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3/4 का जस्ट उल्टा क्या होगा, 4/3, लो जी हो गया। 3/7 का उल्टा क्या होगा भाई, 7/3, आपका आंसर हो गया। 5 का रिवर्स क्या होगा, 1/5 आपका आंसर होगा। तो इस तरह की चीजों को हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। आइए थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे की बात करूं तो मैं थोड़ा आपको जल्दी से बॉडमास का रूल बता देता हूं कि आप सबको पता है। यदि हाँ है तो बहुत ही अच्छा है, ना है तो भी अच्छा, हम एक साथ में सीख लेंगे कि वास्तव में ये कैसे हो जाएगा बॉडमास का रूल। क्योंकि मैथ्स को अगर आपको पढ़ना है, कॉन्फिडेंस लाना, क्योंकि आगे चल के आपको स्पीड भी मेंटेन करनी है, तो उसके लिए आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। बाकी मैं जब क्लास करूंगा तो उस दौरान आपको एक एक चीज़ आपको क्लियर करता जाऊंगा। हर छोटी बड़ी बात बेसिक टू एडवांस लेवल पर हम आपको समझाएंगे ताकि किसी तरह से कोई परेशानी आप सभी स्टूडेंट को ना हो। आइए भाई देखते हैं आगे की बात। स्टूडेंट अगर हम बॉडमास के बारे में बात करें तो मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है BODMAS। अब ये बॉडमास क्या है 10 सेकेंड में जानिए, फिर हम अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे। इस बॉडमास का अगर हम आपको इंट्रोडक्शन दे दें तो ये है BODMAS। अब आप सभी स्टूडेंट को ये जानना होगा कि बी मतलब क्या। तो आप सबको पता है बी फॉर होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट को हिंदी में कहा जाता है कोष्ठक। कोई पूछेगा कोष्ठक के कितने प्रकार, तो आप आंसर करोगे 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, 4 प्रकार के कोष्ठक। अगर इन कोष्ठकों को तोड़ने के ट्रिक के बारे में बात की जाए तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा वो है विशिकस्क। क्या है भाई, विशिकस्क। तो विशिकस्क क्या है, विशिकस्क VICICUSQ, ये है आपका विशिकस्क। इस विशिकस्क का थोड़ा सा डिटेल बता दूं तो पहला हमारे पास लिखा VI, इसका पूरा नाम है VIN विनकुलम, या फिर इसे बार ब्रैकेट के नाम से जाना जाता है। इस बार ब्रैकेट को हिंदी में रेखा कोष्ठक या शीर्ष कोष्ठक कहते हैं। इसको पहचानने के लिए स्टूडेंट्स ऐसे लगा दीजिए, बस जैसे कहीं लिखा है 2 + 3 ऐसे ऊपर बार लगा दिया गया। हालांकि रिजल्ट तो डायरेक्ट 5 आ जाएगा, बट ये आपका बार ब्रैकेट हो गया। सेकंड हमारे पास है CI मतलब है सर्कुलर ब्रैकेट। अगर हम सर्कुलर ब्रैकेट की हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसे कहते हैं छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक आपका ऐसे होता है भाई। अगला हमारे पास में है CU, ये है करली ब्रैकेट। अगर हम करली ब्रैकेट के बारे में बात करें तो हिंदी में हम लोग इसे बोलते हैं मझला कोष्ठक। ये रहा मझला कोष्ठक आपका। नेक्स्ट है और लास्ट है SQ, इसे बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट।
स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं बड़ा कोष्ठक, इसे कभी कभी बॉक्स ब्रैकेट भी कहा जाता है। तो कोई बात नहीं, ये हो गए आपके 4 प्रकार के कोष्ठक। इनको तोड़ने का तरीका आपका हो गया बेसिक कस्क। बाकी के बारे में जान लो। ओ का मतलब ऑफ, हिंदी में इसको बोलते हैं का और के। इसका सेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। डी फॉर डिवीजन, डिवीजन का मतलब है भाग। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं गुणा। ए फॉर एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़ या योग या सम। एस फॉर सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन को घटाना या ऋण के नाम से जानेंगे। तो ये हो गया आपके बॉडमास का रोल। आइए जरा अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इतनी बेसिक बातें आप लिए जानना बेहद जरूरी था। एक और खास पॉइंट है, उसको डिस्कस कर लेता हूं, तब मैं आगे आपको लेके चलता हूं। एक बेसिक बात और आपके लिए जानना जरूरी है, और वो है मिक्स्ड नंबर या संयुक्त संख्या। बाकी जब हम लोग क्लास को करेंगे तो आपको स्पीड कैसे मेंटेन करना, वो सारे बेसिक पॉइंट्स पर डिस्कस करूंगा। क्योंकि मैथ्स में आपको एक चीज़ रखना है कि रेगुलरिटी, यानी आपको कंटिन्यू काम करने पड़ेंगे। आप थोड़ा थोड़ा ही समय देंगे तब भी काम हो जाएगा। आप बाकी पोर्शन अच्छे से तैयार करें, मैथ्स की बहुत चिंता की जरूरत नहीं होगी। क्लास के साथ साथ अगर आपने कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रखी तो सब कुछ आपका क्लियर हम कराएंगे। अपने जितने भी अनुभव हो सारी चीज़ों से आपको लाभान्वित करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, एक नंबर है बहुत खास, बाकी संख्या पद्धति में डिटेल में समझाऊंगा। अभी इसकी जरूरत है संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या इसे बोलते हैं मिक्स्ड नंबर। अब ये मिक्स्ड नंबर क्या, बस इतनी सी बात जाने कि जब भी हम संयुक्त संख्या या मिक्स्ड नंबर की बात करेंगे, डेफिनेशन सुन लीजिए, एग्जाम्पल समझ लीजिए। डेफिनेशन कहती है पूर्ण संख्या और भिन्नात्मक संख्या के योग को कहते हैं संयुक्त संख्या, यानी होल नंबर, एंड फ्रैक्शनल नंबर इज कॉल्ड मिक्स्ड नंबर। एग्जाम्पल जरा देखिएगा। एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमने आपके सामने लिख दिया 16 एंड 2/3, 16 सही 2/3, और सेकेंड केस में लिख दिया 8 - 1/12। स्टूडेंट आप इसे जानते हो कि जब भी इसे हमें सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे क्या कोई नहीं, कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 16 × 48, 2 50/3। ऐसे हम लोग तोड़ के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको देखो क्या करना है, एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा, जो कि हम लोग कभी नहीं करेंगे। वो क्या करेगा, 12 का 8 में मल्टीप्लाई करेगा तो 12 × 8 = 96, 96 - 1/12 करेगा, 95/12 आएगा। अब 95 में क्या करेगा, 12 की भाग करेगा, 12 × 7 = 84 आएगा, 11 × 95, 7 एंड 11/12 आंसर करेगा। लेकिन इसमें तो आपका 4-5 सेकेंड चला जाएगा। एक काम हम लोग अपनी क्लास में अब नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, आपको सिर्फ इतना करना है, इस वाले स्टेप को सिर्फ 8 को तोड़ देना, 7 + 1 - 1/12। कोई पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं स्टूडेंट, डायरेक्ट 7 का 7 कॉपी कर दो, 12 × 12 में से घटा दो, 11/12। है ना प्यारा सा कॉन्सेप्ट? ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें समझ लेने के बाद आइए जरा अब टॉपिक परसेंटेज के बारे में कुछ बेसिक बातें आपको बता दूं, फिर टॉपिक की करता हूं शुरुआत। आप सबको जहां जो डाउट हो एट वंस हमें बताना। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो अर्थमेटिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने परसेंटेज को अच्छी तरीके से तैयार कर लिया स्टूडेंट, तो परसेंटेज तो आपका कंप्लीट होगा। साथ ही बहुत मजे लेके आप प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पढ़ पाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट को कर पाएंगे, आगे आप कंपाउंड इंटरेस्ट को कर पाएंगे। ये जो तमाम टॉपिक हैं, कहीं न कहीं इनका बेस परसेंटेज होता है। अगर आपने परसेंटेज अच्छे से कर लिया है तो ये टॉपिक आप फटाफट सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई परसेंटेज की मीनिंग को जरा आप समझ लें। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि देखो भाई, प्रतिशत का अगर हम शाब्दिक अर्थ बताएं तो ये प्रति 100 पर या प्रत्येक सैकड़े पर होता है। बाकी प्रतिशत का सिंबल आपको पता है कि ये होता है, जैसे हमने कहीं पर भी लिख दिया ऐसे तो आप कहेंगे तो x% है। तो भाई x% का मतलब क्या, x/100। यानी मैं क्या कहना चाहता हूँ, किसी वस्तु के 100 बराबर भाग हैं जिसमें से आप कितना लोगे, x भाग।
कहीं हमने लिख दिया भाई 40%, तो 40% का मतलब क्या, 40/100 होगा, यानी किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से आप कितना लोगे, 40 भाग लोगे। ठीक है भाई, चलिए यहां पर आपको ये पता हो गया कि चलिए ठीक है कि अगर हम कहता प्रत्येक मान अपनी प्रारंभिक अवस्था में 100% होता है, कोई बात नहीं, तो आप बेसिक बात समझ पा रहे हैं। अब अगर अगली बात हम करते हैं, यहां पे कहते हैं प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर कितना होता है, 100 होता है, कोई बात नहीं। तो आप आगे देखिए कि किसी भी भिन्न को अगर आपको प्रतिशत में बदलना है तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लो कि कोई व्यक्ति कह देता है भाई 4/5 कैसा है, एक फ्रैक्शन, एक भिन्न है, क्योंकि न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर है। तो अगर इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से काटोगे 20 टाइम्स जाएगा, तो ये कितना आएगा, 80% आएगा। ठीक इसी का उल्टा अगर किसी ने कह दिया कि भाई परसेंट को आप फ्रैक्शन में बदल दो, तो अगर स्टूडेंट परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो जैसे 80% है, इसको भिन्न में बदल देना है, तो क्या करिएगा, कुछ नहीं करिएगा, 80/100 होगा, 20 चौक 80, 20 25 100, 4/5 आ गया। तो बात सिर्फ इतनी है कि अगर फ्रैक्शन को आपको परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा करना है, और परसेंट को भिन्न से बदलना है तो 100 से भाग कर देना, और कोई बात नहीं है। ये बेसिक बात उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। यहां पर भी कोई बात नहीं, वो जो चीज हम लोग समझ चुके हैं वही लिखा है कि अगर आपको P/Q × 100 कर देना है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम परसेंटेज के लिए जो बेसिक बातें वो तो चर्चा हो चुकी हैं, तो आइए जरा हम परसेंटेज टॉपिक के पहले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिएगा बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, कहता है कि नंबर 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर 40, यानी संख्या 25 संख्या 40 का कितना प्रतिशत है। अब इसे आप दो तरीके से समझ लें। अगर इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझा दें तो इतनी बात याद रखना, कहता है संख्या 25 संख्या 40 का, तो का मतलब बॉड मास में अभी सीखा आपने मल्टीप्लाई, तो संख्या 25 संख्या 40 का कितना हमें नहीं पता, हमने यक्स मान लिया। संख्या 25 संख्या 40 का कितना परसेंट है, यही कहता है संख्या 25 संख्या 40 का कितना परसेंट, ऐसे लिखेंगे हम। इसे करेंगे x इज इक्वल टू, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, ये 25/40 × 100 कर दोगे, आराम से कैलकुलेट करो, 20 दूनी 40, 20 25 में 100, 25 25 125, 125/2 छक 12 2 दूनी 4, 62 सही 1/2 या 62.5% आपका आंसर होगा। अगर मैं कहूं कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके क्या सीखा, तो आप कहोगे सर मैंने यही सीखा कि संख्या 25 संख्या 40 का कितना परसेंट है, यानी अगर x को y के प्रतिशत के रूप में हमें प्रेजेंट करना है तो सीधे हम कहेंगे x/y × 100 बराबर तुरंत आंसर। अब आप लोग अपने दिमाग में एक बात अच्छे से बैठा लें, जिसके साथ लगेगा का हमेशा वो जाएगा बटे यानी डिनोमिनेटर की जगह पर, तो स्टूडेंट पहला नंबर फिर न्यूमरेटर की जगह पर आ जाएगा। तो 25 और 40 का है तो इसको बटे में ला के लिख देना और × 100 कर दीजिए, फटाफट आंसर आ जाएगा। अब आपको पता है कि भाई 20 दूनी 40, 20 25 100, 25 25 125/2 62.5% या 62 सही 1/2%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जब हम लोग क्लास करेंगे तो बहुत ही डिटेल में एक एक चीज को जानेंगे समझेंगे। आइए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं परसेंटेज का। कहता है कि एक दुकानदार अपनी सभी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने की बात करता है, लेकिन वो क्या करता है 20% कम वजन तौलता है, उसका लाभ का प्रतिशत बता दीजिए। याद रखिए जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा 1 kg मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे, आसान सा तरीका आप देखें मेरे साथ। सभी लोगों को पता है कि 1 kg की जब मैं बात करूंगा तो ग्राम में कन्वर्ट करिएगा तो 1000 ग्राम होगा भाई। यह मान लेना कि 1 ग्राम 1 रुपए का, तो 100 ग्राम कितने का होगा, 1000 रुपए। 1000 ग्राम कितने का, 1000 रुपए का। तो आप लोग यहां पे लिख देना 1000। ठीक, किसी फार्मूले की जरूरत नहीं, आसानी से आप कर पाओगे। एक शब्द लिखना सीपी, दूसरा लिखना एसपी। भाई सीपी क्या है, आगे आप प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में पढ़ेंगे। सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, यानी इसे कहते हैं एक तरह से क्रय मूल्य। क्रय मूल्य
क्रय मूल्य का मतलब जिस कीमत पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, यानी खरीदना, ये सीपी है। दूसरा शब्द हम लोगों ने यूज किया एसपी, तो ये है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब आपका विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य का मतलब बेचना, जिस कीमत पर किसी वस्तु को बेच दिया जाए वही उसका एसपी कहलाता है। तो सीपी और एसपी। अब जरा देखिए क्वेश्चन को समझिए, ये क्या कहता है कि वो सभी वस्तुओं को 10% प्रॉफिट पर बेचने की बात करता है। 10% लाभ पर वो कह रहा है कि हम बेच देते हैं वस्तु को। तो अगर 10% प्रॉफिट पर बेचेगा तो 100 रुपये उसका दाम है स्टूडेंट। अगर 100 का 1000 है, 1000 का 10% लेगा, तो आप सभी जानते हो कि 1000 का अगर 10% निकालने की बात करेंगे तो 0 0 कैंसिल कर दो, 100 रुपये आएगा। तो 1000 पे 100 रुपये का उसने लाभ ले लिया। 1000 का 10% यानी 100 रुपया। 1000 में अगर 100 जोड़ दें तो बेचा कितने का? 1100 रुपये का। इधर क्या करता है वो, वजन को 20% कम तौल कर देता है। जब वजन को 20% कम तौल के देगा स्टूडेंट, तो यानी 1000 अगर है 20% कम तौलेगा, इसका मतलब 200 ग्राम उसने कम तौला, तो हमें फिर 800 ही तो मात्रा दिया, यहाँ 800 लिख दीजिएगा। अब आप खुद सोचें कि 800 रुपये का सामान है और 1100 रुपये में बेचा जा रहा है, तो मुझको बता दीजिए कितने का लाभ हुआ। आप कहोगे 300 को हुआ। हाँ जी, ठीक कह रहे हैं आप। कितने पर? 800 पर। हमें आंसर बताइए फिर आप। तो आप क्या करेंगे, 300 बटे लिखिएगा 800 और इनटू आपको 100 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे गौर कीजिए आप, तो 2 0 आराम से आपका यहाँ से कैंसिल हो जाता है। इसे काट देता हूँ, तो 4 से काटूंगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 4 सत्ते में 28, 4 पच्चे 20, 75/2 इज इक्वल टू 37.5, यानी 37.5% आपका ये आंसर आएगा। क्लियर है सबको? मैं आगे चलूं? ठीक है। आइए एक अगले बेहतरीन क्वेश्चन को देखते हैं। यहां कह रहा है कि अगर चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है तो ज्ञात कीजिए कि कोई गृहिणी यानी हाउसवाइफ चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसका चीनी का मासिक बिल ना बढ़े। चीनी का मासिक बिल ना बढ़े। स्टूडेंट, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक प्यारा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, आप ऐसे किसी क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। बस इतना सा काम करिए कि भाई देखो, यहां मैं लिख देता हूं आराम से, बढ़ता है तो बढ़ा दो, बस छोटी सा डायलॉग। अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो आप भी इंक्रीज कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर यहां पर आ जाएगा। बढ़ता है तो बढ़ा दो। तो एक बात आप खुद ही सोचें कि अगर किसी वस्तु के दाम को बढ़ाया जा रहा है और कोई भी व्यक्ति अपने खर्च को कहता हम बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे, तो जब भी दाम बढ़ेगा, अगर आप अपने एक्सपेंडिचर में कोई भी परिवर्तन करने को तैयार नहीं हैं, तो नो डाउट उसकी क्वांटिटी यानी मात्रा तो आपको कम मिलेगी ना स्टूडेंट्स। बताओ भैया। बस यही बात मैं समझा रहा था कि जब जब दाम बढ़ेगा तब तब मात्रा कम मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति अपने खर्च को परिवर्तित नहीं कर रहा है तो हमारी डायलॉग बढ़ता है तो बढ़ा दो। तो सीधे जब दाम बढ़ेगा तो मात्रा घटेगी। बताएं कितना बढ़ा है? 25%। 25 ऊपर लिखना, बढ़ा दो किस में? 100 में। तो 100 में जितना बढ़ा के डिनोमिनेटर यानी हर की जगह लिख देना, सीधे आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है। 25 पच्चे 125, 5 भी सही, हम 100, ये 20% आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। बाकी जब हम लोग क्लास करेंगे तो इसे 2 और 3 तरीकों से और समझेंगे। रेशियो मेथड भी समझाऊंगा और डिटेल में भी समझाऊंगा। चलिए भाई, इसी बात पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम है, उसी का ये उल्टा है। कहता है कि अगर चने के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो इसके उपयोग को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए जिससे खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। अगर आपने अपने इस क्वेश्चन पर ध्यान दे दिया है तो बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को मेरे साथ जरा डिस्कस कीजिएगा। ऊपर आप क्या कॉन्सेप्ट कह रहे थे? बढ़ता है तो बढ़ा दो। यहां एक बार प्यार से बोलो, घटता है तो घटा दो। फटाक से सवाल लगा लो, कुछ करने की जरूरत नहीं स्टूडेंट्स। यानी आप यहां पे आराम से मेरी बात समझ लें, घटता है तो घटा दो, बस। कैसे? सुनो, अब तो सीधी बात हो गई ना कि जब दाम का वस्तु की प्राइस डिक्रीज हो रही, कम हो रही है, अब आप अपने खर्च में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे तो क्वांटिटी अपने आप क्या होगी? इंक्रीज होगी, ज़्यादा आपको मिलेगी। भैया वही बात है।
यहाँ पर यानी अब आपको पहले से मात्रा ज़्यादा मिलेगी क्योंकि दाम घटा है। कितना? 20%। 100 में से घटता है तो घटा दो। 100 में से 20 घटाएंगे कितने आएंगे? 80। उसको हर की जगह लिखें, परसेंट बताना तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई। यहाँ से उड़ा दो 20 चौक 80, 4 25 संयम 100, तो आपका 25% करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ रहा है? कोई परेशानी तो नहीं? आगे चलूं मैं? आगे अगला क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा कि किसी टीवी सेट के मूल्य को पहले 40% बढ़ा दिया जाता है और बाद में बढ़े हुए मूल्य को 40% ही घटा दिया जाता है, तो उस सेट के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? मैं दो तरह से लगा के सवाल को दिखा देता हूं, फिर आप देखना ऐसे क्वेश्चन कितने आसानी से आप कर पाएंगे। स्टूडेंट, पहले सबसे पहले अगर हम बात करेंगे आप लोगों से, तो देखिए अगर हम शुरू में मान लें कि किसी वस्तु की कीमत 100 रुपया है, ठीक है, अगर आप 40% दाम को इंक्रीज करिएगा तो भाई 100 का 40% बढ़ा देंगे तो कितने आ जाएंगे? 140 आ जाएगा। बाद में बढ़े दाम को 40% आपको डिक्रीज करना यानी कम कर देना है। किसका 40%? 140 का। स्टूडेंट्स, अगर 140 का 40% हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 0 0 कैंसिल, 14 चौक कितना होगा? 56, 56। मुझे बताइए कि 140 में से 56 को अगर मैं माइनस करता हूं तो नो डाउट मेरे पास कितना आएगा? 84 आ जाएगा। एक बार सोचो कि कोई भी प्रोडक्ट कितने का था? 100 का था, अभी कितने का बिक रहा है वो? 84 का। सो डिफरेंस कितने का आ रहा है स्टूडेंट? 16 का, 16 का। 16 बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो कहोगे कि घट रहा है यानी कमी हो रही है, डिक्रीज हुआ ये, तो यानी 100 माइनस 84 इज इक्वल टू 16 आएगा। तो कमी नहीं, प्रतिशत कमी बतानी स्टूडेंट्स। सो प्रतिशत कमी बताना, परसेंट ऑफ लॉस या परसेंट ऑफ डिक्रीज इज इक्वल टू टोटल डिक्रीज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, यानी प्रतिशत कमी बराबर कमी बटे मूल मान गुणे 100। ये आपका तरीका है। तो कमी कितने की? 16, इनिशियल वैल्यू 100, मल्टीप्लाई किससे? 100, 100 100 कैंसिल। सो करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 16% का लॉस। अगर इसको एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से बता दूं तो आपको अच्छे से याद रहेगा कि जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपको कोई सपना दिखाए और तोड़ दे तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तो मेरा डायलॉग याद रखना, सपना दिखाया सपना तोड़ दिया तो घाटा ही होगा। ऐसे सवाल जब कभी भी मिलेंगे आपको तो आंख बंद करके सपना दिखाया सपना तोड़ दिया तो घाटा ही होगा, बस इतना याद रखना। मतलब अगर किसी वस्तु को पहले x% हम बढ़ा दें और बाद में स्टूडेंट x% ही घटा दें, या पहले x% घटा दें बाद में x% ही बढ़ा दें, तो ऐसी स्थिति में हमेशा सदैव कमी ही होगी और वह कमी का प्रतिशत बराबर, स्टूडेंट कुछ ना करना, जितना बढ़ा है 40, घटा है 40 बटे 100 करो, फटाफट 0 0 कैंसिल करिए, 16% आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। सभी लोग जल्दी से कॉपी करना, आगे बढ़ते। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारे पास एक बेहतरीन क्वेश्चन ये आ गया, जरा इसे आप देखें कि क्वेश्चन क्या है आपके पास। यहां पर लिखा हमारे पास में कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 1/6 भाग भोजन पर खर्च करता है, 1/4 भाग वो यातायात यानी ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर रहा है, वो 1/3 भाग एंटरटेनमेंट पर खर्च करता है, फिर भी वो 3000 यानी 3000 रुपये बचा लेता है। तो सवाल ये है कि अब उसकी कुल मासिक आमदनी कितनी हो जाएगी। मैं बताऊं कि इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड क्या? इसी मेथड ये स्टूडेंट कि आपको सारे डेटा यहाँ पे लिख लेने हैं। एक तो है 1/6, अगला कितना भाई 1/4, नेक्स्ट है 1/3। बस स्टूडेंट क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना है। 643 का एलसीएम कितना होगा? 12 आ जाएगा। ठीक, यही जितना इसका एलसीएम आपने ले लिया है ना, यही उसकी टोटल इनकम को मानना है। ऐसे सवालों में 100 मानने पे x मानने पे आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, सो आपको ऐसा नहीं करना। अब आप देखिए, ये मान लिया आपने टोटल उस पर्सन की जो इनकम है, जितना एलसीएम उसी को रख देना उतना यूनिट, और इसके दो हिस्सों में हम डिवाइड कर देंगे। एक जगह हम उसका एक्सपेंडिचर रख देते हैं भाई, खर्चा रख देते हैं, दूसरी जगह उसकी बचत यानी सेविंग को रख देते हैं।
क्या करना है आपको, 3 जगह इसका खर्चा है। भोजन पर कितना खर्चा करेगा, 6 दूनी 12 यानी 2 रुपये। इस पर यानी दूसरा 4 है तो 4 तियाँ 12 यानी 3 रुपये यहाँ रखना। 3 चौक 12 तो 4 रुपया, ये उसका खर्चा आ जाएगा। तो खर्च है 2 3 5 4 9 रुपया। खुद बताइए कि 12 रुपये इस व्यक्ति की इनकम है, 9 रुपये अगर इसने खर्च कर दिया तो सेव कितना किया, 3 यूनिट का किया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सिर्फ इतना करना, 3 यूनिट इज इक्वल टू, हमारे क्वेश्चन में उसकी सेविंग 3000 दी गई है, सो इज इक्वल टू 3000 कर देना। टोटल इनकम आपको फाइंड करनी है, तो मेरे भाई वो है 12 यूनिट। तो 3 से 3 यहां कैंसिल कर दीजिए, 1000 आया। 12 में 1000 का मल्टीप्लाई करिए तो 12000 यानी 12000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा है, बेहतरीन क्वेश्चन, कि अजय अपनी आमदनी का 20% बच्चों की शिक्षा पर ये खर्च करता है, 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। शेष का, तो यहाँ पर लिखा शेष यानी रिमेनिंग शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। शेष का ये 30% कहाँ पे खर्च करता है, ये भोजन पर खर्च करता है। फिर शेष का 40% अदर एक्सपेंडिचर, अन्य जगहों पर वो खर्च करता है। इसके बाद स्टूडेंट उसकी जो मासिक बचत है, उसकी मासिक बचत है वो कितनी है, 840 है, 840 रुपये है। तो सवाल है उस व्यक्ति की इनकम कितनी है। ऐसा क्वेश्चन जब पाएंगे, बिल्कुल इजी सा तरीका जिसमें रिमेनिंग शब्द का प्रयोग किया जाए। स्टूडेंट ऐसे सवालों में आपको हमेशा इनकम को x रखनी है। क्या रखनी है, x। और इसके बाद आराम से पुराना डायलॉग दोहराना है, घटता है तो घटा दो, ऊपर घटा दो, बस इतनी सी बात याद रखना। घटता है तो ऊपर घटा दो, यानी अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो ऊपर ही डिक्रीज कर दो, बस आंसर x। तो पहले वो क्या करता है, 20% खर्च करता है, कहाँ पे, चिल्ड्रंस एजुकेशन पर खर्च कर रहा है। तो 100 से 20 माइनस करो, 80/100 लिखो। फिर कहाँ खर्च करता है भाई, 30% वो फूड पर खर्च करता है। तो 100 से 30 माइनस करें, 70 लिख दीजिएगा, 70/100 करें। फिर 40% उसके जो खर्च हैं वो अदर एक्सपेंडिचर हैं, सो 40 को माइनस करें, 60। फिर भी उसके पास 840 बच जाते हैं तो बराबर 840 आप कर दीजिएगा। ठीक है, बस हल कर दो आप। सबको पता है 20 चौक 80, 20 पच्चे में 100, 0 कैंसिल, 20 तियाँ 60, 20 पच्चे में 100, मल्टीप्लाई आप सब करें, x इंटू, स्टूडेंट देखो 7 त्रिक 21 चौक 84, सो 84 अपान 5 पच्चे 25, 10 में 250, 250 बराबर कितना भाई, 840 है। स्टूडेंट्स देखो मल्टीप्लाई का साइन है, 840 इधर भी, 840 इधर, तो यानी 84 इधर है, 840 इधर है, काट दीजिए 10 आ जाएगा। ये 25 250 यानी 250 इधर चलाएगा। सो x की वैल्यू आपके पास कितना आएगा, 250 में 10 का मल्टीप्लाई करने से बेहतर है एक 0 बढ़ा दें। ये रहा आपका करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा सबको, कोई परेशानी तो नहीं ना, बहुत बढ़िया। क्लास में हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से इसे पढ़ेंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते चलते हैं अपने क्लास के अंदर। ये रहा आपका क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत सवाल, बहुत ही मजेदार सवाल। एक बार ध्यान से देखो, ये कहता है कि एक व्यक्ति जो अपनी इनकम का 1/5 पार्ट, 1/5 भाग अपनी वाइफ यानी पत्नी को देगा, रिमेनिंग यानी शेष का 2/7 भाग अपने बड़े बेटे को दे देगा। फिर जो बचेगा शेष उसका 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को देगा। उसके बाद भी वो 900 रुपये बचा लेगा। तो उसकी आमदनी क्या होगी, कुछ नहीं करें, जिसमें परसेंटेज रहे 100 में से माइनस करना है, जिसमें फ्रैक्शन रहेगा भिन्न रहेगी वहाँ 1 में से माइनस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और रिमेनिंग वाले हर सवाल में टोटल इनकम को हमेशा x लेके चलना है, तो इसलिए आप फ्यू सेकेंड्स में आंसर कर पाएंगे। देखिए कैसे, इतना बेहतरीन क्वेश्चन एक लाइन में कैसे लगा रहे हैं। x इंटू 100 था तो हमने सीधे 20-30 माइनस कर लिया। अब फ्रैक्शन है तो 1 में से माइनस करो। पहला हिस्सा किसको दिया उसने, 1/5 दिया, कोई बात नहीं। सेकेंड में 1 - 2/7 कर दें। थर्ड में कितना है भाई, 1 - 1/4 कर दें। फिर भी इसकी सेविंग है 900 लिख दीजिएगा। ठीक, अब इसे सिंप्लीफाई करिए तो x इंटू 5 के नम 5 में से घटा दीजिएगा, 4/5 आएगा, इंटू 7 में से 2 माइनस कर दें, 5/7 इंटू यहाँ से 3/4 आ जाएगा, इज इक्वल टू
900 होगा भाई। देखिए 4 से 4 कैंसिल होगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ गई, x इज इक्वल टू 900 इंटू क्या होगा 3/7, उधर जाके उल्टा हो जाएगा तो 7/3 होगा। 3 त्रिक 9 और 7 त्रिक 21, 2100 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोले क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर है तो बताइए, शर्माना बिल्कुल नहीं है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्या खूबसूरत सा क्वेश्चन, कहता है कि अगर आजमगढ़ शहर की जनसंख्या 10,000 है, इसमें पहले साल में 10% की वृद्धि होती है, दूसरे में 20% की कमी है और तीसरे में पुनः 30% की वृद्धि है। तो यानी अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं तो टोटल पॉपुलेशन 10,000 बताया गया, ये क्या है इंक्रीज कर रही 10% पहले साल में और दूसरे साल में डिक्रीज कर रही कितना 20% कर रही है, तीसरे साल में फिर से इंक्रीज कर रही कितना 30%। तो 3 सालों के बाद अभी पॉपुलेशन कितनी होने वाली है? ऐसे किसी क्वेश्चन को क्या करना, आपको सीधे लिखना है क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू स्टूडेंट करेंगे 10,000 है, लिख दीजिए नो प्रॉब्लम। पहले में आपको ये पता है कि वो क्या करती 10% इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज हो रही तो ऊपर जोड़ देना, बढ़ता है बढ़ा दो कॉन्सेप्ट, तो 110 बटे आप 100 कर दें। दूसरे साल पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही कितनी 20% हो रही है, सो 80/100 कर दें। तीसरे साल फिर इंक्रीज कर रही 30%, तो 130 कर दीजिएगा अपॉन 100 आंसर आएगा। देखिए भाई कैसे, अब अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो 4 जीरो यहाँ 4 यहाँ, तो 10,000 को यहाँ पे लाके कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। फिर 2 जीरो हम लोग यहाँ से भी कैंसिल आउट कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये कंप्लीट हो गया। यहाँ से 11 8 88 880 आ गया और इंटू आ जाएगा 13, मल्टीप्लाई कर लिया हम लोगों ने तो हमारे पास आ गया कितना 11,440 यही होगा ना, 13,604 13,604 10 114, बिल्कुल ठीक है। तो 11,440 आपके अपने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके सामने एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कहता है कि किसी भी मशीन का जो वर्तमान मूल्य है, अगर उसकी बात करें करंट वैल्यू की बात कर रहे हैं तो कितनी है 48,000 है। ये कह रहा है कि अगर इसका जो डिप्रिसिएशन है या हरासमेंट है या कमी है वो कितना 5% पर एनम है, वार्षिक है। तो कहता है 2 वर्षों के बाद मशीन का मूल्य कितना हो जाएगा। बिल्कुल ये वैसा ही क्वेश्चन जैसे पॉपुलेशन वाला हमने अभी किया है। आपको क्या करना है, बाद का मूल्य बताना है, तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना है 48,000 करंट वैल्यू है इसकी, इनटू 5% डिक्रीज हो रहा है, ये कितने साल के बाद बताना है 2 साल। आपका कॉन्सेप्ट है कि अगर घटेगा डिक्रीज होगा तो 100 से डिक्रीज कर देंगे हम, 5% डिक्रीज करेंगे तो 95 आएगा बाई 100। 2 साल का है तो 2 बार मल्टीप्लाई करें, 3 होता तो 3 बार, 4 होता तो 4 बार। झट से इसे कैंसिल आउट करो, 5 से ले जाएंगे तो बच्चों ये 19 और ये 20 बार चला जाएगा, ये भी 19 और ये 20 बार चला जाएगा। अब आपको पता है कि 2 जीरो तो यहाँ से उड़ा दीजिए तो ये चले गए, फिर यहाँ 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4 2 चौक 8 240, इससे उड़ा दीजिए 120 आ जाएगा, बराबर में आएगा 120 इंटू 19 का 19 से मल्टीप्लाई कर दो या 19 का स्क्वायर 361 361 होगा, 361 होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 0 आएगा और यहाँ से 12 का नंबर 12 2 कैरी 1 हो जाएगा, 12 छक 72 1 73 कैरी 7 होगा और 12 3 36 7 43, तो 43 या 320 43320 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ओके। अब आप लोगों के पास एक और बेहतरीन क्वेश्चन आ गया, जरा इसे देख लें कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करने वाले हैं। यहां पे कह रहा है कि कोई भी 2 नंबर हैं, एक को x और दूसरी को, 2 संख्याएं x और y होना चाहिए, यहाँ पे x और y किसी तीसरी संख्या से क्रमशः, तीसरी संख्या ये z है, तीसरी संख्या z से क्रमशः 20% और 28% क्या है, ये कम है। तो सवाल है संख्या y संख्या x से कितने % कम है। स्टूडेंट मैं एक बात बता दूं कि जब कभी भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप लोग पाएंगे तो सिर्फ एक काम आप लोग कीजिएगा, और वो काम ये करना आप लोगों को कि हमेशा थर्ड नंबर
तीसरी संख्या को मान लेना है 100 बस। इसके बाद पहली दूसरी संख्या एक x है और एक y है। स्टूडेंट कहता है कि कितने कम है 20% और 28, तो यहाँ से 20 माइनस करो तो 100 से 20 घटा दिया 80 बचेगा मेरे भाई 80, माइनस का 28 कर दें 100 माइनस 28 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। क्या कह रहा है वो y x से कितने परसेंट कम है, वो तो हम लोग को दिख ही रहा है कि 80 से 72 है, तो यहाँ पे डिक्रीज या कमी कितने की हो रही है 8 की। अगर परसेंट फाइंड करना है स्टूडेंट्स सो हम क्या करेंगे 8, इनिशियल वैल्यू कितना मूल मान 80, परसेंट बताना है तो मल्टीप्लाई 100 से, 8 से 10 बार 10 दहा में 100, सो 10% आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये वही जो अभी जस्ट हम लोगों ने पीछे किया था, इसे अभी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 10% आएगा, रिपीट आ गया कोई बात नहीं। एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके पास है। यहाँ पर एक बात की जा रही है कि क्यूबाइड है और क्यूबाइड के बारे में कह रहा है कि जो उसकी लेंथ वो इंक्रीज करे 50%, और फिर दूसरी साइड पे क्या करें डिक्रीज 20% है, हाइट को डिक्रीज करें 20% कर रहे हैं। इस सिचुएशन में कह रहे हैं कि उसका जो वॉल्यूम है वो क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी सवाल ये है कि कोई घनाभ है जिसकी लंबाई में 50% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% की कमी की जा रही है और ऊंचाई में 20% की कमी की जा रही है, तो सवाल है कि अब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भैया पहले ये जानो, यह एक 3D है, 3 डायमेंशनल डायग्राम है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीजें होती हैं। क्यूबाइड आपको पता है कि क्यूबाइड का आपका ये शेप है भाई, क्यूबाइड की ये L हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया। स्टूडेंट इसका जो वॉल्यूम या आयतन होता है वो V से हम लिख देते हैं आयतन। तो क्यूबाइड के वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो L इंटू B इंटू H होता है। ऐसे क्वेश्चन को बस सिर्फ उसके आयतन का फार्मूला अगर आपको पता है तो मैं एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट देता हूं, ऐसे सवाल को डायरेक्ट आप सॉल्व कर पाएंगे। कैसे, देखिए जब भी ये क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे तो करना क्या है, ठीक है। तो आपको ये काम करना पड़ेगा स्टूडेंट यहाँ पे कि सिर्फ आयतन का फार्मूला लिख दिया आपने, वो क्या है LBH, तो LBH। अब आपको मैं बताऊं कि डायरेक्टली यहाँ पे एक नंबर अपने मन से 100 ले लेना, सीधे वही कॉन्सेप्ट यूज करना, बढ़ेगा तो बढ़ाना यानी इंक्रीज करना, घटेगा तो घटाना यानी डिक्रीज करना, सीधे आंसर लगा दो। 100 लिया, पहली बार देखो 50% बढ़ा है तो 100 में 50 जोड़ें 150/100 आ जाएगा, इनटू आपको पता है 20% घटा है तो यहाँ से 80/100 कर दें, फिर आपको पता है 20 कमी हुई फिर 80/100 कर दें, कोई टेंशन मत लीजिए सीधे आपका आंसर आएगा। आयतन अपने आप में हमेशा 100% ही होगा, अगर 100 से ज़्यादा निकला तो आयतन में वृद्धि और कम निकला तो कमी बता देना है। सो स्टूडेंट यहाँ से 100 से 100 कैंसिल कर दो। अब सबको पता है कि 2 जीरो हम लोग यहाँ से भी काट देते हैं, 20 चौक 80 कर देते हैं, 20 पच्चे में 100, 5 तियाँ 15 कर देते हैं, 8 चौक 32, 32 तियाँ 96 यानी 96 आ जाएगा। अब खुद ही सोचें कि जो आयतन 100 होना चाहिए था वो कितना हो गया 96 हो गया। सो आयतन में कमी आई कि वृद्धि, तो आप कहोगे कमी आई कितने की 4% की आई। तो इतने बेहतरीन क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है तो परसेंटेज के मेथड से देखो बहुत इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने आया, कहता है चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप एक परिवार ने अपनी खपत में इतनी कमी कर दी है कि चीनी पर खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। अगर मूल्य वृद्धि के पहले चीनी की खपत 26 किलोग्राम 26 किलोग्राम रही हो तो कहता है कि वर्तमान में उसकी खपत कितनी हो जाएगी। स्टूडेंट ऐसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का बिल्कुल आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। क्या करना है, सिर्फ बात सुननी है। जब भी हम कहते हैं किसी वस्तु का दाम बढ़ा है या घटा है तो जिस भी करंट रेट पर वस्तु बिक रही है उससे ज़्यादा है तो इंक्रीज और कम हुआ तो डिक्रीज होता है, यही तो है। देखो
आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक कॉलम बनाइएगा, मूल्य प्राइस पर केजी, दूसरा उसका जो भी कंजप्शन होगा यानी खपत किलोग्राम में, तीसरा स्टूडेंट उसका जो एक्सपेंडिचर है खर्च को रुपए में रख दीजिएगा। जो हम जानते नहीं उसे मानते हैं। मान लेना कि 1 kg का दाम 100 है, शुरू में उसकी खपत कितनी है 26 kg, तो यहाँ 26 लिखिएगा। अगर 1 kg का दाम 100 है तो 26 kg का नो डाउट 2600 हो जाएगा। उसकी जो दाम है 30% आप बढ़ा रहे हो, तो 100 से 30% अगर इंक्रीज होगा तो आज का रेट 130 होगा। यहाँ आप अपने एक्सपेंडिचर को केवल 10% बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब 2600 का 10% निकालें तो 260 रुपये आता है भाई। तो 2600 में 260 जोड़िए तो आज आपका कितना आ गया 2860। तो दाम बढ़ा है 30%, आप एक्सपेंडिचर 10% बढ़ा रहे हैं, तो क्वांटिटी कम मिलेगी आपको। कितना, अब हमें क्या पता कर लेते हैं, मान लेते हैं mkg मिलेगी। तो आगे हम कैसे लगाएंगे, कुछ नहीं, जैसे आपने 100 × 26 बराबर 2600 किया है, ठीक वैसे कहना 130 × m बराबर 2860 के। सो स्टूडेंट आराम से सॉल्व कर देना कि 130 × m बराबर है 2860 के। सो m की वैल्यू आपका आंसर आ गया। 0 0 समझिए कट गया, 13 से काटिए, 13 दूनी 26, 2 28, 13 दूनी 26। सो 22 किलोग्राम आपकी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आया 22 kg। इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं। इसको बहुत हम शॉर्टकट भी कर सकते थे, कुछ भी नहीं करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो डायरेक्ट आपको सिर्फ इतना करना है, जितना उसका प्रारंभिक खपत इनटू और साथ ही जितना भी एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहा है 100 में जोड़ के ऊपर लिख देना है, और मूल्य में जो वृद्धि उसको बटे में नीचे कर देना है। भाई कुछ ना करो, 0 0 कैंसिल, 13 दूनी 26 और 11 दूनी 22, 22 kg, ये रहा आपका करेक्ट आंसर। तो आप कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो गया तो बहुत इजीली आप इसे शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। एक्स वाई किसी फार्मूले की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलो आगे। अब आपके पास एक अगला क्वेश्चन आता है। अगला उसी का सेकेंड पार्ट है, यानी उसमें दाम बढ़ रहा था, इसमें दाम घट रहा है। तो डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को जरा गौर करेंगे कि इसमें कहता है कि अगर चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जा रही, नहीं थोड़ी सी क्वेश्चन को चेंज कर दिया क्योंकि व्यक्ति का जो एक्सपेंडिचर वो फिक्स हो गया 500 का। तो कह रहे हैं कि अगर चीनी के दाम में 20% की कमी हो जा रही, जिसके नाते कोई पर्सन 500 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी को क्या करता है, वो एक्स्ट्रा पाता है, अधिक खरीद पा रहा है। तो कहता है चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ दाम और साथ ही प्रति किलोग्राम उसका आरंभिक दाम कितना होगा, ये दो चीजें हमें बतानी है। तो स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं अपने इस प्यारे से क्वेश्चन को, तो बहुत ही शानदार तरीका, ध्यान से समझने की जरूरत है। कैसे होगा, एक मेथड से समझिए, फिर बाद में 2 मेथड की चर्चा करूंगा। आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन का नेचर समझा आपने कि 500 रुपया है, कोई व्यक्ति है 500 रुपये में हमेशा चीनी खरीदता है, चाहे दाम बढ़ता हो या घटता हो। आज जब 500 की नोट दे रहा है वो, तो दाम घट गया कितना 20%, जिसके नाते उसी 500 में पहले से 5 किलोग्राम चीनी वो एक्स्ट्रा पाया, ज़्यादा पाता है वो। सवाल ये कि आज का रेट क्या है, घटा दाम, पहले वाला रेट क्या था वो बताओ। जवाब कैसे देना है सुनिए, आपको सीधे यहाँ 500 लिख देना है। जितना भी दाम डिक्रीज हुआ है 20%, सीधे 20/100 कर देना है, इज इक्वल टू 2 जीरो यहाँ से गायब कर देना है, 20 25 100। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो चीज आज पहले 500 की मिलती थी, सच में आज वो 400 की मिली, तभी तो 100 बचा। हमने कहा पैसे नहीं चाहिए, मुझे सामान दे दो, बदले में 5 किलो चीनी और हमें वो दे देता है। तो हमें क्या करना है, जितना किलो एक्स्ट्रा मिला उसी से भाग कर देना, सीधे आंसर आएगा, कुछ ना करिए। सो आप कहना कि इसलिए प्रति किलोग्राम उसका जो घटा दाम है या घटा हुआ मूल्य है बराबर, डियर स्टूडेंट्स 100 में 5 की भाग करोगे 20 आएगा। ये रहा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड में कहता है नहीं जी, हमें तो चाहिए उसका आरंभिक दाम चाहिए, शुरू में किस रेट पर बिक रही थी, यानी उसका इनिशियल प्राइस क्या था ये बता दो। अगर उसके इनिशियल प्राइस के बारे में बात करेंगे तो आप कैसे लगाएंगे, आप सीधे यहाँ लिखेंगे 500 इंटू, जब बच्चों इनिशियल प्राइस को फाइंड करना होगा तो एक बात मेरी सुने, अगर दाम डिक्रीज हुआ है तो 20 ऊपर, 100 में से 20 माइनस करके नीचे लिखना, बस इतनी सी बात। सीधे अब आपका आंसर आएगा। आपको पता है कि 20 चौक 180,
4 से काटिएगा तो 125 टाइम्स 125 बार जाएगा। बस आपको एक काम करना है, उसी 5 से डिवाइड कर देना है। अब आपको इनिशियल प्राइस मिल जाएगी, इसलिए प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य बराबर कितना आ जाएगा 25, यानी 25 आपका उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम इन दोनों तरीकों से आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन ये रहा, बेहतरीन क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन के बारे में हम आपसे डिस्कस करें, देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। आपको कहता है कि कोई एक चुनाव है, इलेक्शन है, जिसमें 3 कैंडिडेट भाग ले रहे हैं, जिसमें जो विनर कैंडिडेट है वो 45% यानी 45% वोट पाता है। जो थर्ड पोल पर है, तीसरे स्थान पर है, वो 25% वोट लेके आता है। लेकिन जिसने सेकेंड पोल किया है वो 4500 वोटों से चुनाव को हार जाता है। वो तो कुल कितने मतदाताओं ने वोट किया। ऐसी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो टोटल वोट को 100% रखना है, बहुत आराम से 100% रख देना है आपको। यही कुल कितने वोटर रहे होंगे, हमने मान लिया कि 100 रहे होंगे। 3 कैंडिडेट इलेक्शन में हैं स्टूडेंट्स, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया और यहाँ पर तीसरा हो गया। पहला आपके क्वेश्चन बताया गया 45% वोट ले आया, चलो अच्छी बात है। तीसरा वाला 25% लाया, ये भी अच्छी बात है। जोड़िए तो अगर 45 को 25, 25 में 45 ऐड कर दे तो 70 आएगा। मुझे आप बताओ कि अगर हमने 25 में 45 को ऐड किया तो 70 आया, तो 30% वोट किसको जाएगा, सेकंड कैंडिडेट को जाएगा। तो हमेशा एक विनर और एक रनर होता है, ये ए रनर है इसका, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है कितने परसेंट का भाई, तो 45 माइनस 35 इज इक्वल टू 15%, और ये 15% इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 4500 हमें लिख के दिया गया, तो बराबर हमने कर दिया 4500। इसलिए अब अगर हमको ये पता हो गया कि भाई देखो 15% इज इक्वल टू 45%, हमें टोटल वोटर को बताना है, तो हम कहेंगे इसलिए 100% इज इक्वल टू 15 तियां 45, ये 300 आएगा। 300 के आगे 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 2 जीरो और बढ़ा दें, सो 30,000 यानी 30,000 आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। चले आगे। आपके पास अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इसे देखें। क्वेश्चन में आपके पास जो कुछ बताया गया उसको कैसे लगाएंगे शॉर्टकट तरीके से मैं बता देता हूं। यहाँ कह रहे कोई एक इलेक्शन है जिसमें 10% पर्सन क्या करते हैं, जो रजिस्टर्ड लोग हैं वो किसी तरीके से अपने वोट को नहीं डालते, यानी 10% लोगों ने कहा हमें भैया वोट नहीं डालना है। 60 वोट इनवैलिड कर दिए गए, अमान्य कर दिए जाते हैं। यहाँ पे 2 कैंडिडेट हैं, ए और बी हैं, ये चुनाव लड़ते हैं, जिसमें ए वाला बी को डिफीट कर देता है कितने से, 308 308 वोट से इसको पराजित कर देता है। कहते हैं अगर मतदाता सूची में यानी वोटर लिस्ट जो बनी है उसमें से 47% व्यक्तियों ने ए के पक्ष में वोट किया है, तो कुल डाले गए मतों की संख्या क्या थी। तो कुल डाले गए मतों की संख्या क्या थी, तो यहाँ कहता है कि हमें जो फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट, यानी जो वोट पड़ा है वोटर लिस्ट में जो लोग हैं उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। स्टूडेंट अब देखिए क्या करना है, सीधे सीधे कैसे लगाना है। टोटल वोट को 100% कर लेना है। 10% वोट नहीं किया, इसका मतलब 90% लोगों ने वोट किया। ये 90% कितना होगा आपसे पूछ रहा है। इसमें 47% ने जीतने वाले को किया, तो 90 में से 47 को घटा दो, 43 आ जाएगा स्टूडेंट्स। दोनों का डिफरेंस यहाँ निकाल लेना, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 4% आएगा। ये 4% बराबर कितने के, 308 के। ऐसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो जो इनवैलिड वोट होता है उसमें से उसको माइनस कर देना स्टूडेंट, बहुत इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बराबर आ जाएगा 248 के, 4% बराबर 248 के। सो हमें कितना फाइंड करना है, 90% इज इक्वल टू, सो आप इसे अगर काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 62। अगर 62 को हम लोग 90 से मल्टीप्लाई कर दें तो भाई हमारे पास आएगा 0 9 दुनिया 18 9 54 55, सो 5580 आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चले आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई एक एग्जामिनेशन है जिसमें एक स्टूडेंट है जो 23% नंबर ले आता है, 36 नंबर से वो फेल हो जाता है। ठीक इसी एग्जामिनेशन में एक दूसरा विद्यार्थी जो 35% नंबर पाता है, लेकिन मिनिमम जो पास मार्क्स है उससे उसको 48 मार्क्स अधिक मिल जाते हैं। सवाल है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स यानी पूर्णांक के साथ साथ में मिनिमम मार्क्स भी फाइंड करना है, यानी एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझा आपने? एक एग्जामिनेशन है जहां पर दो विद्यार्थी बैठ रहे हैं, एक 23% नंबर लाता है फिर भी फेल हो जाता है। कितने नंबर से भाई? 36 नंबर से वो फेल हो जाता है, 36 नंबर से वो फेल हो जाता है। सेम एग्जामिनेशन में दूसरा कैंडिडेट है जो कि कितना परसेंट लेके आता है? 35%। जितना भी पास होना चाहिए था उससे ज़्यादा उसके पास कितने? 48 मार्क्स हैं। कहता है अब आप हमें मैक्सिमम मार्क्स बता दो और मिनिमम मार्क्स बता दो। कैसे लगाना है आप मेरी बात समझें। ऐसे किसी क्वेश्चन में मैक्सिमम मार्क्स को आप लोगों को क्या करना है? मानना है। कितना? 100%। अब आपको समझना पड़ेगा कि दो स्टूडेंट हैं, एक 23% नंबर लाता है, 36 से फेल हो जाता है। दूसरा मेरे भाई 35% ले आता है, 48 ज़्यादा पाता है। घटा दो, बीच में बराबर का साइन लगा दो, आप पक्षांतर कर दो, 23% इधर आएगा, -48 इधर आ जाएगा। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए 35% से अगर हम 23% को माइनस कर दें तो कितने आएंगे? 12% इज इक्वल टू, यहां से देखो 36 में अगर हम 48 को ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा, 84 आएगा। आप एक बात कह सकते हैं कि जब 12% बराबर 84, सो 100% इज इक्वल टू, एक बार बोलो 12 सत्ते 84। 7 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, सो सीधे 700 लिख दें। ये है आपके पहले प्रश्न का आंसर, यानी ये रहा आपका मैक्सिमम मार्क्स यानी पूर्णांक। तो पूर्णांक आ गया 700। दूसरा स्टूडेंट कहता है पास मार्क बताओ, मिनिमम नंबर कितना था? तो आप लोग कह देना सेकेंड क्वेश्चन बता देता हूं। सेकेंड क्वेश्चन 700 हमारा मैक्सिमम मार्क्स है, चाहे जिससे निकालो, या तो 23% निकाल के 36 आप जोड़ दें, या फिर आप 35% निकाल के 48 माइनस कर दें। दोनों कंडीशन में आपका सेम आंसर आएगा भाई। चलो हमने यहाँ 23% निकाल करके इतना तो पाया है, 36 तो फेल हो जाता है, काट दीजिए। 23 को 7 से मल्टीप्लाई करें, कितना आया? 161। 161 में 36 को जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 197 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई आपको? चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपके दिया गया है, एक बहुत इजी है, वेन डायग्राम के बेस पर एक क्वेश्चन है। स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है? कहता है कि एक एग्जामिनेशन में 60% छात्र उर्दू में पास, 45% फारसी में, 25% छात्र दोनों में पास हैं, तो दोनों में फेल होने वाले छात्रों का परसेंटेज क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं? देखिए आप लोगों को ऐसे डायग्राम बना लेना है। डायग्राम बनाने के बाद ये समझ लेना है कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जो टोटल है वो 100 रख देना है। एक यहाँ उर्दू वाले हैं, एक फारसी वाले हैं और ये बोथ। तो आपको ये पता है कि आपके क्वेश्चन में उर्दू वाले कितने हैं? 60 हैं। तो हमेशा ये जो दोनों वाली संख्या इसको पहले बीच में ला के लिख देना है, 25 को यहाँ लिख देना है। अब क्या करना है? 60 में से 25 को माइनस कर देना है, तो नो डाउट आपके पास कितना बचेगा? 35। इस 35 को यहाँ लिखना है। फिर ये 45 आपका है, उसमें से फिर ये दोनों वाली संख्या घटा देना, तो 45 से 25 को घटा दे, कितने आएंगे भाई? 20 यहाँ लिख देना है। तो ये स्टूडेंट पास हैं केवल उर्दू, केवल फारसी और दोनों में। तो फेल होने वाले छात्रों की संख्या आपको फाइंड करना है। तो 100 माइनस क्या करें? 35 प्लस 25 प्लस 20, सबको जोड़ दीजिए 100 और ये 60 20 80, तो 80 बराबर आपके पास 20% करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर ये तरीके में आपको कोई प्रॉब्लम है तो छोटा सा ट्रिक देख लीजिए। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा तो डायरेक्ट फेल या पास जो भी पूछेगा, बराबर क्या करना? 100 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड कर दें, तुरंत आंसर आएगा। कोई डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है। यानी आप लोग करिएगा 100 माइनस 65 प्लस 25 माइनस 25 के, सभी को पता है 100 माइनस भाई 65 में अगर हमने यहाँ पे 60 था, सॉरी बच्चों, 60 में 45 को जोड़ दिया तो 105 हो जाएगा। 105 से 25 को घटा दो, 80 आ गया। लो जी आपका आंसर आ गया। बोलो हो गया। 80% आपका करेक्ट आंसर।
चलिए एक और मजेदार क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया। इस बार कहा गया कि कोई एक व्यक्ति है जो अपनी इनकम का 60% क्या कर देता है, वो खर्च कर देता है या इंक्रीज करने के बाद, अच्छा बाद में उसकी इनकम इंक्रीज होती है, तो पहले वो 60% एक्सपेंड कर देगा, खर्च कर देगा वो। अगर उसकी इनकम 15% इंक्रीज हो जा रही है और उसका एक्सपेंडिचर भी 5% इंक्रीज हो जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति की जो खर्चे अभी तक के हिसाब से हैं, वो कितने स्टूडेंट्स हैं, वो आपको पता है 60% खर्चा कर रहा है, वो बाद में उसकी सैलरी 15% बढ़ती है, तो सवाल ये किया जाता है कि बता दो अब उसकी बचत क्या हो जाएगी। आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन जब भी लगाने होंगे तो एक काम करिएगा, इनकम को 100% रख दीजिएगा। इनकम 100% होगी, इसके दो कॉलम बनाइएगा, एक जगह उसका एक्सपेंडिचर यानी खर्चा रखेंगे, दूसरी जगह उसकी सेविंग रखेंगे यानी बचत को। शुरू में 60% खर्च करेगा तो 100 का 60% 60 हो जाएगा, तो यानी 40 उसकी सेविंग आ जाएगी। बाद में अच्छा होगा, उसकी सैलरी 15% इंक्रीज हो जाएगी, तो उसकी नई वाली सैलरी 115 हो जाएगी। फिर वो अपने एक्सपेंडिचर को 5% बढ़ा देगा, तो 60 का 5% स्टूडेंट अगर निकालेंगे तो 60 इंटू 5/100 करिएगा, तो यहाँ से 20 तियाँ 60, 20 25 में 100, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा। यानी अब उसका खर्चा 60 नहीं कितना है, 63 है, तो उसकी इनकम कितनी है, 115 है। उसकी इनकम 115 है। अगर 115 को हम लोग घटा देते हैं 63 से, यानी 115 माइनस 63 इज इक्वल टू कितना आएगा, 52। अब आप बता दीजिए 40 से अगर ये 52 आता है, तो 40 से 52 आएगा, तो यहाँ पे टोटल 12 यानी 12 रुपये बढ़ गया। सो प्रतिशत वृद्धि निकालना स्टूडेंट, तो 12 किस पर, 40 पर, बटे 40 गुणे 100 कर दीजिएगा। 20 दूनी 40, 20 25 100 और 2 छक 12, 6 25 30% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन देखिए, कहता है कि चीनी और पानी का 25 लीटर का ये मिश्रण है, जिसमें 20% शुगर है यानी चीनी है। इसको गर्म करके 5 लीटर पानी को क्या किया गया, वाष्प द्वारा उड़ा दिया गया। शेष बचे हुए घोल में चीनी की परसेंटेज क्या होगी। जब भी ऐसे सवाल पाएंगे कुछ नहीं करना आपको, 25 लीटर का इनका मिक्सचर है, इनटू चीनी कितनी है 20%, बराबर क्या करना है, 5 लीटर पानी इसमें से उड़ा देगा, तो माइनस कर देना है 5 लीटर। स्टूडेंट बचेगा कितना, 20 लीटर। अब इसमें चीनी कितना परसेंट होगी, x बटे 100 कर देना। मेरी बात सुनो, 20/100 इधर भी, 20/100 इधर भी, कैंसिल कर दें आप, इधर x इधर 25, तो आपका यही आंसर हो जाएगा 25%। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। अगला क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं तो कहता है कि राम एक स्टूडेंट है, इसने 3 एग्जामिनेशंस में भाग लिया है, जिनमें मैक्सिमम मार्क्स आपको बताया जा रहे हैं 20, 50 और कितने हैं 30 हैं। तो अगर हम इसको जोड़ देते हैं भाई, तो टोटल मिला के कितने हुए, 100 मार्क्स हो गए टोटल। उसने पहली परीक्षा में 75% लिया, किसका 75, 20 का, तो 20 का अगर 75 हम लोग निकालेंगे स्टूडेंट, तो 20 का 75% अगर हम लोग निकाल देंगे, तो आपके पास में आ जाएगा 20 इंटू 25 या 75, 25 चौक 100, तो 3/4, 4 पचे 20, 3 पचे 15। इसका मतलब उसके 3 पेपर हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। उनमें पहले पेपर में उसको 15 नंबर मिल गया, ठीक है। दूसरे पेपर की बात करते हैं स्टूडेंट, तो दूसरा उसका जो पेपर है वो कितने नंबर का है, 50 मार्क्स का है। और इस 50 नंबर में वो बच्चा कितने परसेंट लेकर के आया है, तो आपको पता चला कि 60%। तो अगर हम लोग 50 का 60% निकाल देंगे, तो आपको पता चला 30 नंबर आएगा, ठीक है। तो सेकंड वाले पेपर में उसका एक्चुअली कितना मिला, 30 नंबर। ये दोनों में मिला के कितना आ गया, 45 नंबर आ गया। आपके पेपर में कहता ओवरऑल कुल मिला के उसे 60% नंबर लाना है, तभी वो पास होगा भाई, एग्जाम को तभी क्रैक कर पाएगा वो। तो आप बताएं, जब टोटल 100 है, 100 का 60% ले आना है,
इसका मतलब पास होने के लिए 60 नंबर चाहिए। तीसरे वाले पेपर में कितना परसेंट ले आए? अब आप हमें बता दें कि 60 नंबर उसको चाहिए, 2 पेपर में 45 लाया, तो तीसरके वाले में 15 मार्क्स तो लाना चाहिए ना भाई। बट कितने परसेंट होगा? तो स्टूडेंट यहां से कह देना क्वेश्चन मार्क बराबर 15 अपान तीसरा वाला कितने मार्क्स का है? तीसरा वाला आपका है 30 नंबर का, बटे में 30 कीजिएगा, इंटू 100 करें, और 15 दूनी 30 होगा, और यहाँ से काट दीजिएगा तो आपका 50% आ जाएगा। सो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे 50% यानी 50%। तो स्टूडेंट ये था आज का सेशन जिसमें हम लोगों ने परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया। उम्मीद है आप सबको जरूर बातें समझ में आई होंगी और इसका लाभ भी आप लोग उठाएंगे। मिलेंगे आगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।